Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with a current affair edition for today. Friends, ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से. इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई एक कमिटी which will study the topic of conservation of the great Indian bustard which is critically endangered. तो फ्रेंड्स, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित किया है, फॉर्म किया है, ताकि वो इस विषय पर अध्ययन कर सके और रिकमेंडेशन दे सके कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिनकी एक छोटी सी पॉपुलेशन इस समय गुजरात और राजस्थान के बॉर्डरिंग एरियाज में प्रेजेंट है और जो इस समय एक एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहे हैं फ्रॉम कोलिजन विद पावर केबल्स, मतलब इनके हैबिटेट में जहां पर ये प्रेजेंट है उस डेजर्ट एरिया में वहां से पावर केबल्स पास होती हैं और इनकी पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा खतरा है उन पावर केबल से कोलिजन होने से, जो कि एक मेजर रीजन ही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की एक्सीडेंटल डेथ का. तो इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई कमिटी में एक्सपर्ट होंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से, इसमें कंजर्वेशनिस्ट होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऑफिशियल्स होंगे, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होंगे और वो इस स्पेसिफिक मुद्दे पर अध्ययन करेगी कि क्या ये फिजिबल है कि वो ओवरहेड केबल्स जिनसे इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को खतरा है उनको अंडरग्राउंड किया जा सकता है. They will assess the feasibility of underground overhead lines in priority areas. ये कमेटी जुलाई 31 तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी. Whatever happens, whatever the recommendations are, we'll keep following them. अभी फिलहाल एक बार डेडिकेटेड तरीके से बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की. तो फ्रेंड्स, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक काफी मेजर स्पीशीज है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफी पुरानी है और काफी समय से ही चर्चा में है, पिछले कई सालों से. इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. इट इज अमंग द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड और 2018 के एक सेंसस के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड है कि केवल 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही इस समय सरवाइव कर रहे हैं. इनका हैबिटेट जनरली ग्रासलैंड एरिया होता है विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद द हैबिटेट ऑफ ब्लैक बक. अब ब्लैक बक के हैबिटेट के बारे में, उसके IUCN स्टेटस के बारे में आप खुद पढ़ लें. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने, जिन्होंने IT रूल्स 2021 के तहत एक फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिश किया था और अब उस फैक्ट चेक यूनिट को ऑपरेशनल कर दिया है. तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने के लिए एम्पावर किया था ताकि ये फैक्ट चेकिंग यूनिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है तो ये फैक्ट चेक यूनिट उसको कॉम्बैट करेगी, उसके खिलाफ एक्शन लेगी, उसको टेक डाउन करेगी. फ्रेंड्स, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट कुछ समय पहले भी न्यूज में थी जब इसको बनाने के इंटेंशन को अनाउंस किया गया था. ये एम्पावर्ड है IT रूल्स 2021 से, जो मेजर रूल्स हैं, और इस फैक्ट चेक यूनिट के पास पावर ये है, जो पावर इसको एम्पावर करती है वो ये है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, अगर इस अथॉरिटी के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस मिस इन्फॉर्मेशन को नहीं हटाता तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी लीगल लायबिलिटी प्रोटेक्शन को खो सकता है. इट कैन रिस्क लूजिंग इट्स लीगल लायबिलिटी प्रोटेक्शन. मतलब फ्रेंड्स, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी अगर कुछ भी पोस्ट करता है, अगर वो गलत है, सही है, लीगल है, इलीगल है, उसकी लीगल लायबिलिटी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नहीं होती क्योंकि उस कंटेंट को उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जनरेट नहीं किया है. ये एक मेजर फीचर है ग्लोबल लॉ में भी और इंडिया के IT रूल्स में भी. पर इस फैक्ट चेकिंग यूनिट के पास ये पावर है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनकी कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लेता तो उनकी ये लीगल लायबिलिटी प्रोटेक्शन छीनी जा सकती है. अब फ्रेंड्स, इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को लेकर काफी लोगों ने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं, जैसे कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने, कुछ इंडिविजुअल्स जैसे कि कुणाल कामरा ने, कुछ एसोसिएशंस जैसे कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने, ये बोलकर कि ये फैक्ट चेकिंग यूनिट प्रेस फ्रीडम को थ्रेटन करती है, एक सेंसरशिप इंपोज करती है. गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी अनडिजायरेबल न्यूज को टेक डाउन कर सकती है. Alright, let's move on to this next news.
ये नेक्स्ट न्यूज भी इसी फैक्ट चेकिंग यूनिट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन को, जिसमें उन्होंने इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने इस नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है। मतलब दिस फैक्ट चेकिंग यूनिट कैन नॉट बी ऑपरेशनल एज ऑफ नाउ। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे इसलिए इम्पोज किया है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैक्ट चेकिंग यूनिट पर ऑलरेडी लिटिगेशन चल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट इस समय ये असेस कर रहा है, इस बात पर अध्ययन कर रहा है कि इस फैक्ट चेकिंग यूनिट का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर क्या इम्पैक्ट है, कि ऐसा तो नहीं है जो इन पिटिशनर्स की क्लेम है कि इस फैक्ट चेकिंग यूनिट से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल हो रहे हों। और अगर ऐसा होगा तो हाई चांसेस हैं कि इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही इंडिया के सॉलिसिटर जनरल, आई होप आपको पता है कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस समय काफी सारी फेक न्यूज फैल रही हैं और ऐसी एक फैक्ट चेकिंग यूनिट के होने की सख्त जरूरत है। नाउ फ्रेंड्स, व्हाटएवर हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये फैक्ट चेकिंग यूनिट इस समय ऑपरेशनल नहीं है। इट हैज बीन स्टेड। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से। इसका कॉन्टेक्स्ट है बायोप्लास्टिक्स और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने चेंज किया है। तो फ्रेंड्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स के केस में आई होप आपको पता है कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बनाती है और अगर वो अपने इन प्रोडक्ट्स पर बायोडिग्रेडेबल का लेबल यूज करती है कि ये प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल है, तो ऐसा करने के लिए अब ये जरूरी होगा कि उन बायोप्लास्टिक्स में बायोडिग्रेशन के समय कोई भी माइक्रोप्लास्टिक्स एमिट ना हो। मतलब जहां पर पहले ये रूल्स थे कि ये बायोप्लास्टिक्स जो अपना काम पूरा होने के बाद लैंडफिल में अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं, वो अगर थोड़े से माइक्रोप्लास्टिक्स एमिट करते थे ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन प्रोसेस, तो भी उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जा सकता था। पर अब आफ्टर द न्यू रूल्स ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, these bioplastics must not emit any microplastics at all। 1% भी माइक्रोप्लास्टिक्स इनसे एमिट नहीं होने चाहिए। आइए बात करते हैं कि ये बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। हालांकि ये काफी सिंपल टॉपिक है, विच इज नथिंग टेक्निकल अबाउट इट, बट विल स्टिल ब्रीफली टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, ये बायोप्लास्टिक्स बने होते हैं, डिराइव्ड होते हैं रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेज से, जैसे कि वेजिटेबल फैट्स, कॉर्न स्टार्च, या फिर अलग अलग तरीके के नेचुरल बायोपॉलीमर से, जैसे कि स्टार्च और सेल्यूलोज से। फ्रेंड्स, ये बायोप्लास्टिक आज के समय में काफी पॉपुलर हैं। मेजर रिटेल कंपनीज जैसे कि अमेजॉन या फिर रिलायंस रिटेल्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेजर कंपनीज अपने आप को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने के लिए इन बायोप्लास्टिक्स को अपने प्रोडक्ट में यूज करती है, प्रोडक्ट पैकेजिंग में, डिलीवरी में वगैरह में। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा केरला गवर्नमेंट को दी गई फाइनेंशियल असिस्टेंस आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू डू सो एज अ वन टाइम हेल्प टू द केरला स्टेट गवर्नमेंट। इस न्यूज इवेंट को हमने अपने लास्ट एडिशन में कवर किया था। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को मानते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट को 13,000 करोड़ रुपए की मदद दे दी है। बट केरला स्टेट गवर्नमेंट के बीच और यूनियन गवर्नमेंट के बीच जो इस मदद की डिमांड के लिए चल रहा लीगल केस था, लीगल बैटल था, वो अभी भी एंड नहीं हुआ है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, क्योंकि केरला स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि वो एंटाइटल्ड है, वो हकदार हैं और अमाउंट के 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अमाउंट के। केरला स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि उन्हें 10,000 करोड़ रुपए और चाहिए, क्योंकि उनकी स्टेट गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रही है। अब फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट पर पहले हम काफी बार बात कर चुके हैं। यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि केरला स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन इररिस्पांसिबल विद देयर एक्सपेंस मैनेजमेंट, और केरला स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट इज बायस्ड, अनफेयर इन एलोकेटिंग देम देयर फेयर शेयर इन द रिसोर्सेस। नाउ फ्रेंड्स, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग देम।
इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन किस बेसिस पर स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल एलोकेशन करता है, वो क्या क्राइटेरिया होता है और क्यों कुछ स्टेट्स फिर भी शिकायत करते हैं कि उनके टैक्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने के बावजूद भी उनको कम शेयर मिला। ये मेंस का कंसेप्ट है। फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते समय टू स्टडी अबाउट इट, ये डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है, आप वहां से भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए 2 नए इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड और उन इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किए गए चैलेंज से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन के 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अभी अपॉइंट किया गया है। वी स्पोक अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस एडिशन। इन अपॉइंटमेंट्स को किया गया है एक नए लॉ के बेसिस पर, जिसकी सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कुछ लोगों का कहना है कि इस कमेटी में यूनियन गवर्नमेंट की जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए था, तब कहा जा सकता था कि ये कमेटी इंडिपेंडेंट है और फिर ये अपॉइंटमेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। तो इन अपॉइंटमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट ने ऑन इट्स पार्ट कहा है कि इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कोई रश्ड नहीं है, किसी जल्दबाजी में नहीं की गई है, पर क्योंकि इलेक्शन आने ही वाले हैं और ये ठीक नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक ही ऑफिसर के साथ ऑपरेट करे, इसलिए जरूरी था कि इन वैकेंसीज को सही समय पर फिल कर दिया जाए। फिर सेंटर सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोलता है कि इस सिलेक्शन कमेटी में जिसमें 3 मेंबर्स हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, सेंटर बोलता है कि अगर इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते तो भी कोई गारंटी नहीं होती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट होता। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में बोलती है कि ये पिछले साल पास किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया अपॉइंटमेंट लॉ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को और डेमोक्रेटिक बनाता है कंपेयर टू द प्रीवियस 73 इयर्स। जब इस लॉ की एब्सेंस में, जब ये लॉ था ही नहीं, तब अपॉइंटमेंट्स होते थे सोली एग्जीक्यूटिव बेसिस पर। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करते थे और प्रेसिडेंट देन डिड द अपॉइंटमेंट्स। तो यूनियन गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इस लॉ को पास कर एक प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी बनाई है। इस लॉ से पहले तो कोई कमेटी थी ही नहीं। इससे पहले तो गवर्नमेंट बिहाइंड द कर्टेन्स अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट करती थी। सो द बॉटम लाइन इज यूनियन गवर्नमेंट हैज डिफेंडेड दिस न्यू अपॉइंटमेंट लॉ। उन्होंने कहा है कि ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है और इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इस न्यूज इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग देम, क्योंकि ये हेयरिंग अभी चल रही हैं, दे हैवंट बीन कंप्लीटेड येट। अब हम बात करते हैं एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा जाए इसके चांसेस कम है, इसलिए क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, आप इस टॉपिक के बारे में अपनी लक्ष्मीकांत से अच्छे तरीके से पढ़ ले। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये वैसे भी एक सिंपल टॉपिक ही है, डू स्टडी अबाउट इट। यू जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराती है पार्लियामेंट के लिए, अलग अलग स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए यानी कि एमएलएस के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, इन 4 बॉडीज के लिए केवल। एंड यू शुड नो कि अर्बन लोकल बॉडीज के लिए और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये इलेक्शन कराए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशंस के द्वारा, जो अलग अलग स्टेट में अपॉइंटेड होती हैं, विच आर अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर विच इज द सीनियर मोस्ट एंड द 2 आर इलेक्शन कमिश्नर्स। और इन तीनों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं आफ्टर द सिलेक्शन कमिटी रिकमेंड्स इट। दे होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और 65 years ऑफ एज। और कॉन्स्टिट्यूशन में इनके इंडिपेंडेंस के लिए काफी सारे प्रोविजंस हैं, हम उस पर फिलहाल बात नहीं कर रहे। ये सारी डिटेल्स
सीधे तरीके से आपकी लक्ष्मीकांत में प्रेजेंट है, आप वहां से पढ़ लें, या नोट्स में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर काफी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक यूज करके वहां से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पिछले साल पास किए गए मच क्रिटिसाइज्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, जो कि दोनों हाउसेस में पास किया जा चुका है। प्रेसिडेंट भी इस बिल को असेंट कर चुके हैं। ये इन फोर्स है। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इस बिल के अलग अलग प्रोविजंस हैं, जो कि सभी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। इसका जो सबसे मेजर प्रोविजन है वो है सिलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने के लिए, जिसके बारे में फिलहाल हम एक बार ब्रीफली बात करते हैं। तो दिस सिलेक्शन कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज यू मस्ट नो बाय नाउ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 3 मेंबर कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी। और ये कमेटी मच क्रिटिसाइज्ड है। ये बोला जा रहा है कि इस सिलेक्शन कमेटी में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए थे, और इसी वजह से ये लॉ इस समय चैलेंज भी है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर इस पर सुनवाई चल रही है। Whatever happens, we'll keep following it. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, जहां पर गूगल को लेकर कंप्लेंट्स की गई हैं। ये बोला गया है कि गूगल अपने प्ले स्टोर पर पब्लिशर से, यानी कि ऐप के डेवलपर से जो कमीशन लेता है वो कमीशन अनफेयर है। तो गूगल की प्ले स्टोर में जो बिलिंग पॉलिसी है उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया है, ये बोलकर कि गूगल 11% से 26% के बीच जो भी उन ऐप्स में पेमेंट की जाती हैं उन पर जो कमीशन देता है, ये कमीशन एंटी कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि गूगल की इतनी बड़ी मोनोपोली है, इस वजह से गूगल कुछ भी चार्ज कर रहा है विच इज एंटी कॉम्पिटिटिव। और इसी एंटी कॉम्पिटिटिवनेस की एलिगेशंस को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया है। बट अब इस न्यूज इवेंट में लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने पास आई इन पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है। दे हैव बीन डिसमिस्ड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इन पिटिशनर्स की जो रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले के इस कमीशन को पूरे तरीके से रोक दिया जाए, ये पिटिशन इस समय नहीं मानी जा सकती। पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये डिसीजन फाइनल नहीं है, वो इस समय इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल इन प्रोसेस। और इस इवेंट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी फाइनल वर्डिक्ट होता है, वील कीप फॉलोइंग इट। क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल प्ले को बोलती है कि वो ये कमीशन लेना बंद कर दे या इस कमीशन के अमाउंट को कम कर दें? व्हाटएवर हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन। फ्रेंड्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलती है कि ये गूगल प्ले स्टोर, इसके भी अपने कुछ एक्सपेंसेस हैं जिससे ये प्ले स्टोर ऑपरेट कर रहा है, विच आर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो उनके द्वारा कुछ चार्जेस लिए जाना तो जायज है। नाउ व्हाटएवर हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। अभी हम बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इस बॉडी के बारे में। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब है कि ये बनी है पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक लेजिस्लेशन से। उस लेजिस्लेशन का नाम है द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले जो बॉडी एग्जिस्ट करती थी, जो यही काम करती थी, उसका नाम था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, MRTP। फिर इस बॉडी को डिसफंक्शनल कर दिया गया एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एक कॉम्पिटिशन लॉ है जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे बिजनेसेस को रेगुलेट करता है और ये इंश्योर करता है कि ये बिजनेसेस किसी एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर किसी कंपनी की डोमिनेंट पोजीशन है, उनके पास ऑलमोस्ट एक मोनोपोली है, तो वो अपनी उस डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज तो नहीं कर रहे। और इंडिया में अगर किसी दो मेजर कंपनीज के बीच मर्जर होता है या एक्विजिशन होता है, ये मर्जर या एक्विजिशन होने से पहले भी इन कंपनीज को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, क्लियरेंस लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायजूस एजुकेशन कंपनी आकाश एजुकेशन कंपनी को एक्वायर करती है,
तो इतनी बड़ी कंपनी को एक्वायर करने से पहले उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फिर इंश्योर करेगा कि इस मर्जर के बाद ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बाइजू की मोनोपोली हो जाए, वो इतनी बड़ी हो जाए कि कोई और कंपनी कभी उसको चैलेंज ही ना कर सके। अगर ऐसा है तो हाई चांसेस है कि वो इस मर्जर की परमिशन नहीं देगी, पर अगर ऐसा नहीं है देन द परमिशन फॉर मर्जर मे बी गिवन। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस कंपटीशन एक्ट 2002 के प्रोविजंस को अप्लाई करती है, इंप्लीमेंट करती है। फ्रेंड्स, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक मेजर बॉडी है, इसके बारे में पढ़ लें, इसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है रशिया में रिसेंटली हुई जनरल इलेक्शंस, जिन इलेक्शन में पुतिन हैज वन वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन को आफ्टर हिज इलेक्शन विक्ट्री कॉल करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और उसी दिन कुछ समय बाद वो फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी कॉल करते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों साइड्स को मिलकर चल रही यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इस साल स्विट्जरलैंड में होने वाले पीस समिट के लिए भी एक इनविटेशन भेजते हैं। अब क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस पीस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे? दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। और अगर ये इवेंट होता है तब हम इस पीस समिट पर इलैबोरेटली बात करेंगे। अभी के लिए इसका केवल एक मेंशन काफी है। दोनों साइड्स के कॉल के बीच ये भी डिसाइड होता है कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर इस साल इंडिया को विजिट भी करेंगे। फ्रेंड्स, इस चल रहे रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का एक न्यूट्रल स्टांस रहा है। इंडिया ने किसी भी तरफ की कोई हार्ड साइड नहीं दी है, पर इस पीरियड में इंडिया के रशिया के साथ ट्रेड टाइज इंटेंसिफाई हुए हैं, विच हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म। अब फ्रेंड्स, ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है, एक मेजर टॉपिक है, इस साल का नहीं पिछले साल का। बट स्टिल यू शुड नो द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस इवेंट। इस साल काफी सारे और मेजर टॉपिक्स हुए हैं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वेस्ट एशिया। अभी रिवीजन में हम उन सभी टॉपिक्स की बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है पंजाब बेस्ड असैसिनेटेड सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनके पेरेंट्स हैव कंसीव्ड अ बेबी यूजिंग IVF टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पंजाब गवर्नमेंट से सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स के द्वारा लिए गए IVF ट्रीटमेंट की डिटेल्स मांगी हैं। ये बोला है कि सिद्धू मूसेवाला की मदर चरण कौर, जिनकी एज है 58 और जिन्होंने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया है, उन्होंने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट में जो एज लिमिट है उस एज लिमिट को ब्रीच किया है। मतलब सिद्धू मूसेवाला की मदर, जिनकी एज 58 है, वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए एलिजिबल थी ही नहीं, एंड दिस लॉ हैज बीन ब्रीच्ड। फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड IVF एक्सपर्ट्स का कहना है कि 25 से 35 का बीच एक ऑप्टिमल एज होती है बेबी कंसीव करने के लिए, और अगर इस लिमिट के एक्सट्रीम एंड को देखा जाए तो वो एज होती है 50 साल। 50 साल की उम्र के बाद तो बेबी कंसीव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इट पोजेस मैनी रिस्क्स टू द बेबीज हेल्थ एंड ऑल्सो टू मदर्स हेल्थ। अब इस इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग देम। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया पतंजलि फाउंडेशन पर एक्शन। तो फ्रेंड्स, ये एक मेजर सीरीज ऑफ इवेंट का पार्ट है, जिसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा मिसलीडिंग एड्स दिखाने के केस में बाबा रामदेव को समन किया है। बोला है कि वो पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में आए। रामदेव हैज बीन ऑर्डर्ड टू अपीयर पर्सनली इन द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बाबा रामदेव खुद ही कोर्ट में आए और क्लैरिफिकेशन दे, एक्सप्लेनेशन दे कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए जाने के बाद भी उन्होंने बैंड एड्स को, बैंड क्लेम्स को, मिसलीडिंग क्लेम्स को क्यों दिखाया है। अब इस इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग देम। फ्रेंड्स, ये न्यूज इवेंट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से एक मेजर न्यूज इवेंट है। आप इस केस स्टडी को
अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं टू एनहांस योर आंसर। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट से। इसका कॉन्टेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई एक रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में बोला है कि पिछला साल 2023 वॉज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। मतलब अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में जितना भी रिकॉर्डेड डेटा है, उस पूरे डेटा में पिछला साल 2023 वॉज द हॉटेस्ट ईयर ऑन ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज लेवल पर पिछला साल यानी कि साल 2023 वॉज 1.45 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। अब फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर पहले भी काफी बार बात हो चुकी है। ये कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है, बट एक बड़ी सीरीज ऑफ इवेंट ग्लोबल वार्मिंग का एक पार्ट है। यू कैन यूज दिस फैक्ट in your mains answer writing to enhance your answer that year 2003 has been the hottest year on record। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। फ्रेंड्स, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको बनाया गया था 1950 में। ये बेस्ड है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके मेंबर्स है 191 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल। फ्रेंड्स, एज वी सेड, it is a specialized agency of the United Nations responsible for promoting international cooperation in meteorology, climatology, hydrology, and related fields। Friends, World Meteorological Organization का एक की रोल है क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन IPCC, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर साइंटिफिक रिसर्च करती है, रिपोर्ट्स निकालती है और ग्लोबल लेवल पर बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग का फिलहाल क्या स्टेट है, ह्यूमैनिटी को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इस वार्मिंग को रोका जा सके विदाउट हैविंग टू फेस द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ मेजर रिपोर्ट्स की बात करें तो वो है यूनाइटेड इन साइंस, द ग्लोबल क्लाइमेट, द स्टेट एंड वेरिएशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर। ये इसकी कुछ ऐसी मेजर रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स के नाम को भी आप मेमोराइज कर लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है स्पेस और साइंस से। ये एक मेजर न्यूज नहीं है, बट वी आर स्टिल कवरिंग इट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू अ मेजर सीरीज ऑफ इवेंट विच इज गगनयान मिशन। तो फ्रेंड्स, इसरो ने एक मल्टीपर्पज ऐप को लॉन्च किया है जिस ऐप का नाम है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन, विच इज एब्रिवेटेड एज सखी। और फ्रेंड्स, इस ऐप का काम है गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को असिस्ट करना ड्यूरिंग द स्पेस मिशंस, जैसे कि उनको टेक्निकल इंफॉर्मेशन देना, उनको कम्युनिकेशन में हेल्प करना, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना, उनको अलग अलग अलर्ट्स देना वगैरह। नाउ फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ये एसएससी या बाकी और ऐसे एग्जामिनेशन से अलग है। ये स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करता है और ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इस ऐप के बारे में नॉलेज को टेस्ट करे। वो आपकी गगनयान स्पेस मिशन से रिलेटेड और बाकी नॉलेज को टेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, इस स्पेस मिशन से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा वगैरह। बट दिस ऐप इज नॉट समथिंग यू शुड एलोकेट मच ऑफ योर रिसोर्सेज टू। हाँ, आपने एक बार इसके बारे में पढ़ लिया, इसको ब्रीफली अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। कभी अगर इससे रिलेटेड मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने आंसर में आप इस सखी ऐप को मेंशन कर सकते हैं, विच विल एनहांस योर आंसर फॉर श्योर। पर इस ऐप पर डेडिकेटेडली कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसके चांसेस आर ऑलमोस्ट निल। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है चल रही इलेक्शन इवेंट से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस पार्टी ने यूनियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है ये बोलकर कि यूनियन गवर्नमेंट ने देश भर में व्हाट्सएप को यूज करके यूजिंग द विकसित भारत संपर्क अकाउंट्स अलग अलग लोगों को मैसेजेस भेजे हैं, जिस मैसेज में एक लेटर था विच वॉज एड्रेस्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाई चांसेस हैं कि ये मैसेज आपको भी रिसीव हुआ हो ऑन योर व्हाट्सएप। तो ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस का कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है विच इज इन फोर्स राइट नाउ। फ्रेंड्स, लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोहिबिट करता है कि यूनियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो पावर में है
वो अपने मास मीडिया को अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज नहीं कर सकती ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इस इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट spells out the do's and don'ts for political parties, candidates, and governments on matters ranging from content of election manifestos, इन entities के द्वारा दिए जाने वाले speeches से related, इन entities के द्वारा किए जाने वाले election rallies से related वगैरह। फ्रेंड्स, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टैट्यूटरी नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट में, इसके वायलेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, पर इसकी शिकायत की जा सकती है केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मर्जी है कि उसको लगता है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, और अगर कोई वायलेशन हुआ है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मर्जी है कि वो उस एंटिटी पर क्या एक्शन लेती है। फ्रेंड्स, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है फ्रॉम द डेट व्हेन पोल शेड्यूल इज अनाउंस्ड व्हिच हैज बीन डन इन केस ऑफ जनरल इलेक्शंस 2024, और ये लागू रहता है जब तक ये इलेक्शन प्रोसेस पूरे तरीके से कंक्लूड नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है रशिया में हुई व्लादिमीर पुतिन की विक्ट्री। तो फ्रेंड्स, रशियन इनकम्बेंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज वंस अगेन वन द रशियन इलेक्शंस। अब वो अगले और 6 साल के लिए विल बी इन पावर, दैट्स फॉर श्योर। फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन हैज बिन इन पावर सिंस दिसंबर 1999, यानी कि वो लगभग पिछले 25 सालों से पावर में है। रशिया की सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का कहना है, फ्रेंड्स, रशिया की सेंट्रल इलेक्शन का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन को 87% वोट्स मिले थे, जो कि उनकी अब तक की हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन है इन हिज इलेक्शन करियर। उनकी इस विक्ट्री पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया था। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। फ्रेंड्स, ये आज का पहला एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ डिसीजंस, जिस डिसीजन में कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में कुछ कलरिंग एजेंट्स को बैन कर दिया है। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड सर्टेन कलरिंग एजेंट्स यूज्ड कॉमनली, जिनका कॉमन यूज होता था कॉटन कैंडीज में और गोभी मंचूरियन में, टू गिव कलर टू इट। कॉटन कैंडी का जो कॉमनली पिंक कलर होता है, उस पिंक कलर के लिए जिस एजेंट को यूज किया जाता है, दैट एजेंट इज वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। और गोभी मंचूरियन के केस में भी उसको रेड कलर देने के लिए काफी केसेस में जो फूड एजेंट यूज होता है, वो एजेंट भी बैंड है। ऐसा ही इन फूड कलर को बैन करने का डिसीजन कुछ समय पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने भी लिया था और गोवा की गवर्नमेंट ने भी लिया था। तो फ्रेंड्स, इस डिसीजन को लेने से पहले कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में ये पता चला था कि कॉटन कैंडी के लिए गए 25 सैंपल्स में से 15 सैंपल में ये अनसेफ बैंड फूड कलर यूज किया गया था। और गोभी मंचूरियन के केस में जो 171 सैंपल्स लिए गए थे, उन 171 में से 107 सैंपल्स में ये अनसेफ एडेड कलर यूज किया गया था। अब हम बात करते हैं इन हार्मफुल केमिकल की, कि ये केमिकल्स कौन से हैं और इनका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है। तो कॉटन कैंडी में जो यूज किए जाने वाले फूड कलर्स हैं वो हैं सनसेट येलो, टार्ट्रोजीन और रोडामाइन बी। ये तीनों नाम आप याद कर लें। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रिलिमिनरी में इस तरीके के क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछे जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पूछा जाए कि टार्ट्रोजीन, रोडाबीन मी, दीज नेम्स आर एसोसिएटेड विद विच थिंग, और फिर 4 ऑप्शन दिए गए हों, जिनमें से एक ऑप्शन होगा कि दीज आर बैंड फूड कलरिंग एजेंट्स, सो रिमेंबर दीज नेम्स। और गोभी मंचूरियन के केस में जो बैंड फूड कलरिंग एजेंट हैं वो होते हैं टार्ट्रोजीन एज वी ऑलरेडी स्पोक, सनसेट येलो एज वी ऑलरेडी स्पोक, और कार्मोइजीन। फ्रेंड्स, ये रोडामीन भी एक सस्पेक्टेड कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन वो कंपाउंड होता है जिससे कैंसर डेवलप होने का मेजर रिस्क होता है, और इस रोडामीन बी को एज अ कलरिंग एजेंट यूज करना ऑलरेडी बैंड है। और टार्ट्रोजीन के केस में ये अप्रूव्ड है, पर इसके यूज के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड में यूज नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऐसे बैंड सब्सटेंस यूज करने से रिलेटेड पेनल्टीज क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक्ट है जो ऐसे बैंड सब्सटेंस के यूज को रेगुलेट करता है,
वो एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एक्ट 2006, जिस एक्ट में ये सीधे तरीके से बोला गया है कि गोभी मंचूरियन में कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज करना इलीगल है, इट हैज बीन प्रोहिबिटेड। और फूड कलर का इस्तेमाल अलाउड है, बट इट इज अलाउड विद इन लिमिट। फॉर इंस्टेंस, इन केस ऑफ रोडामिन बी, उसको कॉटन कैंडी में यूज करना अलाउड नहीं है। और अगर कोई इस एक्ट के प्रोविजन को वायलेट करता है तो ऐसी एंटिटी पे मिनिमम 10 लाख रुपए का फाइन प्रिस्क्राइब्ड है और 7 साल तक की लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है अग्नि 5 मिसाइल और उसके साथ टेस्ट की गई नई टेक्नोलॉजी MIRV, जिसके बारे में हमने अपने पिछले एडिशन में भी बात की थी। और क्योंकि ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से इस MIRV टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये MIRV टेक्नोलॉजी, जो कि एक एब्रिविएशन है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV की, इस टेक्नोलॉजी में एज यू कैन सी इन दिस इमेज, एक मिसाइल में काफी सारे ऐसे वॉरहेड्स होते हैं इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वॉरहेड। और इन अलग अलग वॉरहेड्स को, इन अलग अलग बॉम्ब्स को एक सिंगल मिसाइल में डालकर उसकी जर्नी में, उसके पाथ में, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, उसके पाथ में अलग अलग जगह पर ड्रॉप किया जा सकता है। तो एक मिसाइल को मल्टीपल प्लेसेस पर अटैक करने के लिए यूज किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी एक मेजर टेक्नोलॉजी है विच हैज बीन अचीव्ड बाय इंडिया। आइए अब इस एडिटोरियल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, DRDO ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज है 5000 किलोमीटर। एज वी स्पोक इन आवर प्रीवियस एडिशन, ये चाइना के ईस्ट कोस्ट तक पहुंचने में सक्षम है, जिस ईस्ट कोस्ट पर चाइना का मेजर फाइनेंशियल हब है। और ये अग्नि 5 मिसाइल इंडिया की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है, जो कि इंडिया की नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इस अग्नि 5 मिसाइल के साथ अब इंटीग्रेट की गई ये MIRV टेक्नोलॉजी, जिसमें एक सिंगल मिसाइल अलग अलग टारगेट्स पर अटैक कर सकती है। ये MIRV टेक्नोलॉजी इंडिया की मिसाइल इफेक्टिवनेस को बूस्ट करती है, विच मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन इंडियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, इस पीस में अब बात की गई है एक चाइना के साथ कंपैरिजन की। तो फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट करने के बाद इंडिया अब एक एलीट क्लब का पार्ट बन गई है। इस एलीट क्लब में जो पहले से एग्जिस्टिंग कंट्रीज हैं, जिनके पास ये MIRV टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, वो कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और अब इंडिया भी छठी ऐसी कंट्री बन गई है जिसके पास ये MIRV टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये MIRV मिसाइल्स जरूरी हैं, वाइटल हैं मल्टी टारगेट स्ट्राइक्स के लिए, मतलब अलग अलग जगह पर एक ही मिसाइल से स्ट्राइक करने के लिए, और डिफेंसेस को इवेट करने के लिए। मतलब ऐसा अगर कोई सेंसर है, ऐसे अगर कोई रेडार्स हैं जो मिसाइल्स को डिटेक्ट करते हैं, ये MIRV टेक्नोलॉजी उन डिटेक्शन को भी इजीली इवेट कर सकती है। फिर इस पीस के ऑथर एग्जाम्पल देते हैं चाइना के HQ-19 इंटरसेप्टर की, और बोलते हैं कि चाइना का ये इंटरसेप्टर जो आने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके रोक सकता है, वो इंडिया के अग्नि 5 को रोक दे, इसकी श्योरिटी नहीं है। और अब इस अग्नि 5 के साथ MIRV का जो इंटीग्रेशन किया गया है, ये इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को और मजबूत बनाता है और इंडिया का चाइना को लेकर डिफेंस और स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस MIRV टेक्नोलॉजी को कैपेबल तरीके से यूज करने के लिए, अच्छे तरीके से यूज करने के लिए जरूरी होगा कि जो मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, एज यू सॉ इन दिस इमेज, एज यू सी इन दिस इमेज, ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, इनका मिनिएचराइजेशन करना। मिनिएचराइजेशन का मतलब है उसके साइज को छोटा कर देना, ताकि एक मिसाइल में काफी सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स आ सकें। एंड दिस मिनिएचराइजेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और मिनिएचराइजेशन के साथ साथ ये भी जरूरी होगा कि इंडिया के पास एक्यूरेट गाइडेंस की भी कैपेबिलिटी हो। फ्रेंड्स, इंडिया का अग्नि 5 के साथ किया गया सक्सेसफुल टेस्ट, इस पीस के ऑथर बोलते हैं, दर्शाता है
कि इंडिया के पास इन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने की पूरी कैपेसिटी है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि हाँ, हालांकि इंडिया के पास अभी भी फिलहाल कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकता लार्ज स्केल पर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ट्रीटीज, जिसकी वजह से वॉरहेड मिनिएचराइजेशन विच वी जस्ट स्पोक अबाउट और बाकी और MIRV कैपेबिलिटीज नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती हैं। पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि वो होपफुल हैं कि इंडिया इन सभी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर लेगी। फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा एक्सप्लेनर पीस है और ये एक मेजर एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया का रिसेंटली यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंक्लूड किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने रिसेंटली EFTA के साथ एक TEPA को कंक्लूड किया है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कंक्लूड किया है। इस EFTA ग्रुपिंग में जो कंट्रीज हैं वो हैं, आई होप आपको इन कंट्रीज के बारे में अब तक पता है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लीचेस्टीन। और ये इंडिया का अब तक का पहला ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया ने यूरोपियन नेशन कंट्रीज के साथ किया हो। और इससे इंडिया का एक शिफ्ट दिखता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडिया, जिसकी पॉलिसी जनरली रहती है लुक ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाने पे, ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंक्लूड किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया की ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी में एक शिफ्ट को दर्शाता है। It reflects India's strategic intent to diversify its partnership. It aims to enhance trade relations with the Western Hemisphere. अब इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि इससे क्या मतलब लिया जाए। तो ये इंडिया और EFTA के बीच किया गया ट्रेड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट शोकेस करता है इंडिया के कमिटमेंट को टुवर्ड्स ट्रेड लिबरलाइजेशन अमिड ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म। ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ग्लोबल लेवल पर, जहां पर एक जनरल ट्रेंड है कि कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को अपना रही हैं, अपने बॉर्डर्स को बाहर के ट्रेडिंग कम्युनिटीज के लिए बंद कर रही हैं। इंडिया के द्वारा इस यूरोपियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड करना दिखाता है कि इंडिया इस ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा एंड इंडिया इज कमिटेड टू ट्रेड लिबरलाइजेशन। फ्रेंड्स, इंडिया ने रिसेंटली और भी कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को कंक्लूड किया था। वो ट्रेड एग्रीमेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और इंडिया के ऑलरेडी नेगोशिएशंस चल रही हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जो कि काफी एडवांस्ड स्टेज में है और एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस रिसेंटली कंक्लूड किए गए यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ट्रेड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो अब इसकी बात करते हैं। तो इस ट्रेड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जो इन्वेस्टमेंट फीचर्स हैं वो हैं कि ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिससे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 15 साल में 10 लाख तक जॉब्स क्रिएट होंगी। गुड्स के केस में, इन केस ऑफ ट्रेड इन गुड्स, इंडिया ने इन 4 कंट्रीज के लिए मेजॉरिटी केस में टैरिफ कंसेशंस दे दिए हैं, जिस वजह से ये 4 कंट्रीज अब इंडियन मार्केट्स को इजीली एक्सेस कर सकेंगी। इन 4 यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए टैरिफ्स नहीं देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। ये टैरिफ धीरे धीरे एलिमिनेट होगा ओवर द पीरियड ऑफ 7 to 10 years। और जो मेजर EFTA एक्सपोर्ट्स होंगे यूरोप से, जो मेजर एक्सपोर्ट्स होंगे, जो बेनिफिट होंगे, वो होंगे फॉर एग्जाम्पल सी फूड, फ्रूट्स, कॉफी, कैप्सूल, ऑयल्स, स्वीट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, स्मार्टफोन्स, बाइसिकल पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट एटसेट्रा। फ्रेंड्स, कट एंड पॉलिश्ड डायमंड के केस में भी टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि पहले 5% था, वो अब 2.5% हो जाएगा ओवर द कमिंग 5 years। वाइन इंपोर्ट के केस में भी ड्यूटीज को धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 10 years कम कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ट्रेड इन सर्विसेज के केस में दोनों साइड्स ने सेक्टोरल लिबरलाइजेशन को लेकर प्लेज लिया है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्वे कंट्री की बात करें तो वो अब इंडिया के योगा इंस्ट्रक्टर्स को और ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को, जैसे कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स को, सिद्ध, यूनानी वगैरह प्रैक्टिशनर्स को अपने कंट्री में नॉर्वे में आने की परमिशन देगा
under its legal framework, which would make it very easy. Now that's all for today, friends. See you in the next edition. Goodbye. The next edition. Goodbye. The next edition. Goodbye. The next edition. Goodbye. The next edition.